हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में। तो लॉरेंट्ज फोर्स स्टार्ट करने से पहले अगर मैं लॉरेंट्ज फोर्स के अगर एप्लीकेशन के बारे में बात करूं, तो जो डीसी मोटर या फिर जो इंडक्शन मोटर है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करोगे तो आप डीसी मोटर के बारे में पढ़ोगे, इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ोगे। तो ये जितनी भी जो मोटर्स है या फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो जो मूविंग कॉइल जो गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है और जो डीसी मोटर और जो इंडक्शन मोटर, इसका जो प्रिंसिपल है वो है लॉरेंट्ज प्रिंसिपल। आप बुक में कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट देखोगे, वैन एवर द करंट कैरिंग कंडक्टर इज कीप इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। मतलब एक कंडक्टर है जो कि करंट कैरी कर रहा है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो एक्चुअली जो फोर्स होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो जो लॉरेंट्ज फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक डच फिजिसिस्ट ने दिया था जिनका नाम था हेनरिक एंटोन लॉरेंट्ज। आपने सुना होगा जीमन इफेक्ट। तो जो जीमन इफेक्ट है वो भी उनके ही नाम पर बेस्ड है क्योंकि उन्होंने ही उसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो जो हेनरिक एंटोन लॉरेंट्ज थे जो कि डच फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये लॉरेंट्ज फोर्स का प्रिंसिपल दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए जो फोर्स है उनके नाम पे रखा गया है जिसका नाम है लॉरेंट्ज फोर्स या फिर लॉरेंट्ज प्रिंसिपल। तो ये लॉरेंट्ज फोर्स हमें बोलता है, अगर सिंपल वर्ड में अगर बात करूँ, जो लॉरेंट्ज फोर्स है हमें बोलता है अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिसाइड करता है और चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर परपेंडिकुलर है, या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं रिसाइड कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो जो चार्ज है उस पर लगता है फोर्स, और वो जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। या फिर कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होगा, अगर चार्ज है, चार्ज मूव कर रहा है, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली चार्ज होगा मोशन में। तो अगर चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन, यहाँ पर हम लोग जो चार्ज की बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, तो चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में चार्ज पे लगता है फोर्स, और जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होता है, इसका बेसिकली यही मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होती है, अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की बात कर रहे हैं तो। या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो चार्ज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, अगर वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो जो चार्ज होता है उस पर लगता है फोर्स। तो जो लॉरेंट्ज फोर्स का जो स्टेटमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करता है और चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में चार्ज पे लगता है फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल सा, हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है चार्ज, और ये जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और जो चार्ज की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज रिसाइड कर रहा है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो चार्ज की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये चार्ज पे लगेगा फोर्स, और ये जो फोर्स होगा वो रिजल्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रिसाइड कर रही है। तो ये जो फोर्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, जो लॉरेंट्ज फोर्स होता है वो वेक्टर सम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, वेक्टर सम क्या होता है। तो पहला हम लोग समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्लियरली ये फिगर में, ये जो चार्ज है इस पर एक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के वजह से और दूसरा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, और जो दोनों फोर्सेस का जो समेशन होगा वो होगा रिजल्टेंट फोर्स, और वो जो फोर्स होगा वो होगा लॉरेंट्ज फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो चार्ज है इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा या फिर वो कैसा होगा, और उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होगी। तो हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं, ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये है मैग्नेट का साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रिएट होगी नॉर्थ से और एंड होगी साउथ पर, और यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं चार्ज, और ये जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो जो चार्ज है पहला ही मैं आपको बता देता हूँ, जो चार्ज है उस पर मैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, और चार्ज मूव करेगा तो जो चार्ज की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, अगर चार्ज मूव करेगा तो ऑब्वियसली चार्ज मोशन में होगा, तो जो चार्ज की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर परपेंडिकुलर है तो उसी केस में चार्ज पे फोर्स लगेगा, वरना चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, जीरो फोर्स लगेगा। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमिलरली जो चार्ज है वो स्टैटिक स्टेट में नहीं होना चाहिए, मतलब वही जो चार्ज है वो स्टैटिक स्टेट में नहीं होना चाहिए, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होना चाहिए, और जो चार्ज की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर वैसा होता है तो चार्ज पे लगता है फोर्स।
तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स होगा। मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमने कंडीशन देखी, मैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा। अगर स्टैटिक स्टेट में होता है तो चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये जो चार्ज है, ये चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं, और ये जो चार्ज है, चार्ज की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। तो ये केस में चार्ज पे लगेगा फोर्स, और जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा। यहाँ पर हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अगर फोर फिंगर को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर अलाइन करते हैं, और जो मिडल फिंगर है उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर हम लोग अलाइन करते हैं, तो जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ है। तो फोर फिंगर हमें हमें इंडिकेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो मिडल फिंगर इंडिकेट करेगी। तो जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इंडिकेट कर रही है मिडल फिंगर। तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा। हम लोग क्लियरली देख सकते हैं जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है, और जो चार्ज की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। तो जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में हमने जैसे कि डिस्कस किया था, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज के लिए भी अगर हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर अप्लाई करते हैं तो उस केस में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हम लोग अपोजिट कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए एज पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा। मगर अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो हम लोग जो फोर्स का जो डायरेक्शन कंसीडर करते हैं वो बाहर की तरफ करते। तो सिमिलरली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अगर फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अगर पॉजिटिव फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर फोर्स का डायरेक्शन एज पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड साइड मिल रहा है, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके लिए हम लोग फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, अगर हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे तो। सिमिलरली अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स का डायरेक्शन अगर अपवर्ड मिल रहा है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए हम लोग फोर्स का डायरेक्शन नीचे कंसीडर करेंगे, मतलब डाउनवर्ड कंसीडर करेंगे अगर हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर के तरफ होगा, जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर के तरफ होने वाला है। अगर हम लोग देखें जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। आप इमेजिन कर सकते हो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हम लोग ये फिगर से ये जो एग्जाम्पल है इसके थ्रू हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के साथ भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर है। फोर्स का जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर है, जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर हमने फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बात की। जैसे कि हमें मालूम है जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो हमने फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बात किया जो कि था अंदर के तरफ। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में। तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये जो चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, दूसरा वेलोसिटी कितनी है चार्ज की, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा डिपेंड करेगा चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, तीनों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये क्यों डिपेंड करेगा इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। सिमिलरली अगर ये तीनों का अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, मतलब अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, वेलोसिटी भी ज़्यादा और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, तो उस केस में जो चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो भी ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, वेलोसिटी भी कम है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम है, तो उस केस में जो चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कम होगा। ये मैंने आपको समझने के लिए एग्जांपल दिया हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों साइमल्टेनियसली ज़्यादा हो और तीनों साइमल्टेनियसली कम हो। या तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो सकता है, वेलोसिटी कम हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकती है, या तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो सकता है, वेलोसिटी भी कम हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो सकती है, या फिर वेलोसिटी ज़्यादा हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकती है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो सकता है, या फिर वेलोसिटी कम हो सकती है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है। तो जो तीनों का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फोर्स जो कि चार्ज के ऊपर एक्ट करेगा। तो अब तक के हमने ये डिस्कस किया, ये जो चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो अंदर के तरफ होगा, और वो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा डिपेंड करेगा चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ज की वेलोसिटी कितनी है और मैग्नेटिक फील्ड का
मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो अब तक के तो हमने डिस्कस किया, अगर चार्ज की वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर परपेंडिकुलर होती है तो उस केस पे चार्ज पे लगता है फोर्स। अगर चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर परपेंडिकुलर नहीं होती है, पैरेलल होती है या फिर 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, तो उस केस में चार्ज पे फोर्स लगेगा। उस केस में चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, जीरो फोर्स लगेगा उस केस में। इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो चार्ज की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है पॉजिटिव चार्ज, और ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये है चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस केस में जो फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा। वो क्यों लगेगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम लोग एक बेसिक सी चीज़ देख लेते हैं। स्केलर्स एंड वेक्टर में हमने डिस्कस किया था, अगर हम लोग कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल यह है दो वेक्टर क्वांटिटी, यह है वेलोसिटी वेक्टर और यह है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अगर हम लोग दोनों का डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करें तो हमें दोनों का मैग्नीट्यूड कंसीडर करना होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में एंगल कोसाइन ऑफ एंगल। तो अगर हम लोग कोसाइन ऑफ एंगल देखें या फिर थीटा देखें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो 90 डिग्री है। सिमिलरली अगर हम लोग दो वेक्टर्स के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हमें कंसीडर करना होगा दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का साइन ऑफ एंगल। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है v, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है b, दोनों के बीच का जो साइन ऑफ एंगल है वो है थीटा, जो कि है 90 डिग्री। तो अगर साइन ऑफ 90 डिग्री अगर अगर हम लोग देखें, अगर ये थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो उस केस में चार्ज पे लगता है फोर्स। थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो उस केस में जो चार्ज होता है, चार्ज पे लगता है फोर्स, क्योंकि जो वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। और जैसे कि हमने देखा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल अगर 90 डिग्री होता है, फिर दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस पर लगता है फोर्स। तो अगर साइन ऑफ थीटा अगर 90 डिग्री होता है, या आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर ये 90 डिग्री होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, और जो साइन ऑफ एंगल अगर वो 90 डिग्री होता है तो चार्ज पे लगता है फोर्स, जिसका डायरेक्शन होता है अंदर की तरफ, और जो मैग्नीट्यूड होता है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। मगर अगर ये साइन ऑफ थीटा अगर जीरो होता है, साइन ऑफ थीटा अगर जीरो होता है तो उस केस में जो फोर्स लगता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग वेलोसिटी वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कंसीडर करें तो हमें दोनों का मैग्नीट्यूड कंसीडर करना होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का साइन ऑफ एंगल। तो दोनों के बीच का जो एंगल है अगर वो 0 डिग्री होता है तो उस केस में जो ओवरऑल जो इक्वेशन होता है वो पूरा जीरो होता है, मतलब दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पर हमने देखा दोनों के बीच का जो एंगल है वो है जीरो। अगर वेलोसिटी, अगर चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर पैरेलल होता है, चार्ज की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होता है, इसका मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाता है, तो जो वेलोसिटी वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा जीरो। इसका मतलब जो फोर्स होगा वो होगा जीरो। अभी हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, एक और एक केस कंसीडर कर लेते हैं। अगर चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन ना ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, ना ही 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उस केस पे चार्ज पे फोर्स लगेगा। तो उस केस में भी चार्ज पे फोर्स लगेगा, वो हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग देखते हैं अभी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था थोड़े टाइम पहले, अगर चार्ज अगर मोशन में होता है तो उस केस में चार्ज पे लगेगा फोर्स, और अगर चार्ज अगर स्टैटिक स्टेट में होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें उस केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। और अगर मोशन में होता भी है तो जो चार्ज की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम लोग एक अभी यहाँ पर केस एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे जिसमें जो चार्ज की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर हमने सेम एग्जाम्पल कंसीडर किया है, यह है चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन, यह है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा, दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। तो इस केस में हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस केस में जो फोर्स लगेगा चार्ज पे उसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। जैसे कि हमें मालूम है कोई भी वेक्टर्स क्वांटिटी को हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, और दोनों में से कोई भी एक कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स के पीछे। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा मिलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जब हम लोग ये वेक्टर को जब दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उसको हम लोग नहीं कंसीडर करने वाले हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फोर्स के लिए जो कि चार्ज पर एक्ट करेगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हट जाएगा।
चले हम लोग ये जो वर्टिकल कंपोनेंट और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेते हैं। अगर ये दोनों के साथ अगर हम लोग मैथमेटिकल वैल्यू असाइन करें तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसके लिए जो मैथमेटिकल वैल्यू होगी वो होगी वी कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसके लिए कंसीडर कर लेते हैं जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो है वी साइन थीटा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फोर्स के लिए जो कि चार्ज पर एक्ट करेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचता है अभी वर्टिकल कंपोनेंट। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करेगा उसके लिए, क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, और सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो भी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा ये चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करेगा उसके लिए, और जो वर्टिकल कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है वी साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड था वो था वी कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, फोर्स 0 है, इसलिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा पूरी तरीके से 0 हो जाएगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा। तो हमें मालूम है जो फोर्स जो चार्ज पर जो एक्ट करता है वो डिपेंड करता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, वेलोसिटी कितनी है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है। चार्ज का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर। आप मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, मगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बोलना सही होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें मालूम है जो फोर्स जो एक्ट करता है चार्ज के ऊपर वो डिपेंड करता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू, और जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है वी ऑफ साइन थीटा। वी साइन थीटा जैसे कि हमने देखा था जो वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है वी साइन थीटा। तो जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वर्टिकल वेलोसिटी, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है वी साइन थीटा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है चार्ज पर फोर्स एक्ट करवाने के लिए, और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो है बी। तो जो इक्वेशन होगा ये जो फोर्स होगा इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये जो v और जो b होगा उसको हम लोग साइमल्टेनियसली लिखेंगे, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो v और जो वी बी साइन ऑफ थीटा है वो क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच में अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो हमें दोनों का मैग्नीट्यूड कंसीडर करना होगा और दोनों के बीच का साइन ऑफ एंगल, तो हमें कुछ इस तरीके का टर्म मिलता है वी बी साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें हमें मिलता है, और ये जो वी बी साइन थीटा होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वी बी साइन थीटा है वो क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फोर्स जो लग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से लग रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा Q इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये जो फोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। ये जो एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये जो फोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, और ये जो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स है उसका वेक्टर फॉर्म है ये। सिमिलरली अगर हम लोग स्केलर फॉर्म कंसीडर करें, स्केलर फॉर्म कंसीडर करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्केलर फॉर्म के लिए जो वेक्टर की जो साइन है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा एफ एम इज इक्वल टू क्यू वेलोसिटी क्रॉस बी वेक्टर। तो ये स्केलर फॉर्म है फोर्स का, और ये जो फोर्स है वो है लॉरेंट्ज मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डीसी मोटर है वो किस तरीके से लॉरेंट्ज मैग्नेटिक जो लॉरेंट्ज फोर्स है उस पर कम्प्लीटली बेस्ड है, जो डीसी मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले, जैसे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर डायग्राम बना के रख चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अभी हम लोग देखेंगे और एक फोर्स एक्ट करेगा चार्ज पे जो कि होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक्ट करेगा, उसके बारे में भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें यहाँ पर हम लोग सेम फिगर कंसीडर कर लेते हैं, सेम फिगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया चार्ज, और ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन। हमने देखा था जो फोर्स का जो डायरेक्शन था वो अंदर के तरफ था, जो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन था वो अंदर के तरफ था। जैसे कि हमने यहाँ पर कंसीडर किया था, यहाँ पर जब हमने मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट किया था, यहाँ पर जब हमने मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट किया था जो फोर्स का जो डायरेक्शन था वो अंदर के तरफ था। ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पर आप अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन मिलेगा वो आपको अंदर के तरफ मिलेगा। तो जो फोर्स है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है उसका जो डायरेक्शन है वो अंदर के तरफ है।
तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम वही है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। यह है चार्ज, यह है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यह है वेलोसिटी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो चार्ज है, ये चार्ज पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है जिसका जो डायरेक्शन है वो अंदर के तरफ है। अब तक के हमने जो भी फोर्स का डायरेक्शन कंसीडर किया वो नॉर्मली इनवर्स अंदर के तरफ ही है, वो बाहर के तरफ नहीं है। तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो है अंदर के तरफ। तो जो चार्ज है, ये चार्ज पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, और जिस भी जगह पे चार्ज को रखा गया है वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है वो पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर चार्ज को रखा गया है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। और जैसे कि हमें मालूम है ये है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रिएट करता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो बाहर की तरफ होता है। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रिएट करता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो अंदर के तरफ होता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो अंदर की तरफ होता है, ये हमें मालूम है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स एक्ट करेगा चार्ज पे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, वो डिपेंड करेगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, और जिस भी जगह पे चार्ज को रखा गया है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, या फिर सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जो चार्ज है उसको पॉइंट ए पे रखा गया है। तो जो पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी बन रही है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ई वेक्टर, उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ई। और ये जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं क्यू। तो ये पॉइंट ए पे जहाँ पर ये चार्ज रखा है वहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर वहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है वो है एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। तो जो चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे कि स्टेटमेंट से ही पता चलता है, यहाँ पर इतना कुछ सोचने वाली बात नहीं है, हम लोग स्टेटमेंट से डायरेक्टली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इक्वेशन कैसा होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, जिस भी पॉइंट पे रखा गया वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो हम लोग सिंपली एज्यूम कर सकते हैं वहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है ई वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो है एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि चार्ज पर एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। तो यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं चार्ज के ऊपर। सबसे पहला मैग्नेटिक फोर्स, अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक फोर्स, और जो दूसरा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। तो जो दोनों फोर्सेस का जो समेशन होगा फिर जो वेक्टर सम होगा वो होगा रिजल्टेंट फोर्स, और वो होगा लॉरेंट्ज फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए तो ही लॉरेंट्ज फोर्स एप्लीकेबल होता है। और जो चार्ज है वो स्टैटिक स्टेट में नहीं होना चाहिए, या फिर आप अगर कहीं कहीं देखो वहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऐसा देखने मिलेगा, अगर चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर परपेंडिकुलर है तो फोर्स लगता है लॉरेंट्ज फोर्स। तो वही एक घुमा फिरा के वही स्टेटमेंट है या फिर वही मतलब है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नेट फोर्स होगा, अगर हम लोग देखें चार्ज पे एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वो क्रिएट करेगा नेट फोर्स, और वो जो नेट फोर्स होगा वही होगा लॉरेंट्ज फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ये वेक्टर सम होगा मैग्नेटिक फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो, दोनों का वेक्टर सम होगा नेट फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है जो कि मैग्नेटिक फोर्स वो है क्यू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, प्लस ये जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा क्यू ई वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इक्वेशन है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जो क्यू है उसको हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो जो नेट फोर्स होगा वो होगा क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लस वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये जो फोर्स है नेट फोर्स, इसी को ही हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो जो लॉरेंट्ज फोर्स है हमें क्या बोलता है, लॉरेंट्ज फोर्स हमें बोलता है, जैसे कि हमें मालूम है जो लॉरेंट्ज फोर्स है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि जो चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन होगी। अगर चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है तो चार्ज पे लगेगा फोर्स। दूसरा जो चार्ज है वो स्टैटिक स्टेट में नहीं होना चाहिए, चार्ज मोशन में होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो चार्ज पे लगता है फोर्स और उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो जो फोर्स होगा, जो लॉरेंट्ज फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और जो वेलोसिटी वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यही था बेसिक लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे कि जो डीसी मोटर है वो किस तरीके से लॉरेंट्ज प्रिंसिपल पर वर्क करती है। जो डीसी मोटर होती है, अगर उसके बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो डीसी मोटर में होता है नॉर्थ पोल और दूसरा मैग्नेट होता है जो कि होता है साउथ पोल का। एक दो मैग्नेट्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल परमानेंट मैग्नेट होते हैं। मैग्नेट की वजह से क्रिएट होती है मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा। और एक आर्मेचर लगा होता है या फिर कॉइल होती है, या फिर अगर हम लोग वो आर्मेचर को एक कॉइल के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरीके की कॉपर कॉइल होती है, और ये कॉपर कॉइल में करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। चार्ज का जो फ्लो का जो डायरेक्शन है या फिर जो चार्ज की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। तो इस केस में ये जो कॉइल होगी इस पे लगेगा फोर्स, और ये जो कॉइल होगी वो रोटेट करना चालू कर जाएंगी, और जो फोर्स होगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो जो स्टेटमेंट है डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल का वो कुछ इस तरीके से भी होता है। व्हेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज कीप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स विल अपीयर ओवर दैट कंडक्टर। सिमिलरली जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसका भी जो प्रिंसिपल होता है वो कुछ इसी तरीके से ही होता है। तो ये था बेसिक लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में।